नमस्कार, सुप्रभात इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीनू यादव। 6 मिनट में 36 खबरों से पहले आपको बुलेटिन की शुरुआत में गाजियाबाद से आई बड़ी खबर से शुरू करेंगे। यूपी के गाजियाबाद में एक टाटा सुमो के पानी से भरे गड्ढे में गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि एक बच्चा लापता बताया जा रहा है। हादसा NH 24 पर विजयनगर इलाके का है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुमो सवार ये लोग बरेली से आ रहे थे और जाम की वजह से टाटा सुमो का ड्राइवर यहां गाड़ी बैक कर रहा था और इसी दौरान गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। मौके पर चीख पुकार मचते ही कई स्थानीय लोग गड्ढे में कूद गए और गाड़ी से लोगों को बाहर निकाला गया। तो गाजियाबाद में एक टाटा सुमो के पानी से भरे गड्ढे में गिर जाने से 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। एक बच्चा लापता भी बताया जा रहा है। हादसा NH 24 पर विजयनगर इलाके का है और स्थानीय लोगों के मुताबिक सुमो सवार ये लोग बरेली से आ रहे थे। जाम की वजह से जो ड्राइवर था गाड़ी को बैक कर रहा था और इसी के चलते गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। जाम की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी बैक की। बैक करने जैसे उसने बैक किया, पिछला टायर नीचे उतरा, गाड़ी अनबैलेंस हुई, नीचे गिर गई। पुलिस को कॉल किया 100 नंबर पे। 3 घंटे बाद पुलिस आई है। जब तक पुलिस आई है, जब तक हम पब्लिक ने ही गाड़ी का शीशा तोड़ के अंदर से जितने लोग थे सब निकाले, जिसमें कि 4-5 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। हल्ला गुल्ला हुआ तो मैं यहाँ भागा आया, देखा तो गाड़ी इसके अंदर डूबी हुई थी पानी के अंदर, और उसमें लड़कियाँ लेडीज़ चिल्ला रही थी। एक लेडीज चिल्लाते हुए देखा, देर से चिल्लाते देखा, मैं तुरंत कूद गया उसके अंदर और कूदते के साथ उस लेडीज को शीशा फोड़ के निकाला बाहर। अंदर देखा तो और भी लेडीज थे उसके अंदर। उन लेडीजों को निकाला, बहुत ही गंभीर हालत थी, मतलब गर्दन में सब उनकी टूटी हुई थी। कितने लोग थे? करीब 8 लोग थे उसके अंदर में। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित राणा गाजियाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? आपको बताना चाहूंगा, बेहद दर्दनाक यह हादसा है, जहां एक और घर में शादी का माहौल था, वहीं दूसरी ओर मातम पथरा हुआ है। NH 24 अकरामपुर बहरामपुर एक गांव पड़ता है, जहां से बारात जा रही थी खोड़ा के लिए, क्योंकि NH 24 पर जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है, जिसको लेकर ड्राइवर ने गाड़ी को बैक करने की कोशिश की, जिस दौरान यह हादसा हुआ। 3 मासूम सहित दूल्हे के पिता सहित तकरीबन 7 लोगों की इसमें मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की अभी भी तलाश की जा रही है, उसकी लाश अभी तक नहीं मिल पाई है। उसके बाद जो लोगों का गुस्सा था वो देखने को मिला, क्योंकि घटना की जानकारी देने के बाद भी पुलिस काफी देरी से आई और आसपास के लोगों ने ही मशक्कत कर गाड़ी से बाकी लोगों को बाहर निकाला, जबकि अब 4 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी बिल्कुल अमित, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया, इलाज जारी है। आपको बता दें कि एक जो बच्चा है उसकी अभी भी पहचान नहीं हो पाई है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और यहाँ पर लोगों में काफी आक्रोश भी देखा गया, क्योंकि इत्तला देने के बाद भी पुलिस काफी देर बाद मौका वारदात पर पहुंची है। पांच दिन के विदेश दौरे के बाद पीएम मोदी आज स्वदेश लौट रहे हैं। बर्लिन से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एस्कोर्ट टीम के साथ फोटो खिंचाई। बर्लिन में पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने अपने इस विदेश दौरे में स्वीडन, ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा की है। आज के 3 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे, जहां केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी और ये बैठक पीएम मोदी के आवास पर होगी, जिसमें नाबालिग से रेप पर फांसी की सजा के प्रावधान समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। दूसरी खबर आपको विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बताएंगे, जो कि आज चीन यात्रा से जुड़ी हुई है। सुषमा आज 4 दिवसीय दौरे पर चीन जाएंगी, जहां वे कल चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगी। सुषमा के दौरे से दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास और बढ़ेगा। और तीसरी बड़ी खबर है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से जुड़ी हुई, जो आज सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली के दौरे पर जाएंगे। शाह यहां एक रैली को संबोधित करेंगे और कहा जा रहा है कि इस मौके पर कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मासूमों के साथ रेप करने वालों की अब खैर नहीं। इस पर कानून बनाने के लिए आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और अब बच्चों के साथ बलात्कार करने वाले हैवानों को सीधे फांसी की सजा देने की तैयारी चल रही है। नाबालिग से गैंग रेप,
पीड़िता के पिता की संदेहास्पद मौत, आरोपी विधायक गिरफ्तार। आठ साल की बच्ची की गैंग रेप के बाद हत्या, इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर संग्राम, 8 आरोपी गिरफ्तार। ग्यारह साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद हत्या, इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर प्रदर्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार। एक के बाद एक हुई घिनौनी वारदात के बाद हर ओर से इंसाफ की मांग उठ रही है। पूरा देश बेटियों को बचाने के लिए आवाज उठा रहा है। हैवानों को सजाए मौत देने की मांग हो रही है और अब सरकार ने भी इस मांग पर हामी भर दी है। कि मैंने अपनी पीआईएल में जो रिक्वेस्ट की थी, शुरू से जो मैं कह रहा हूं कि हार्शर पनिशमेंट, एक सख्त सजा देने का प्रावधान होना चाहिए और डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, उसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया है। केंद्र सरकार ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि केंद्र सरकार ने कानून को और सख्त बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 12 साल तक के बच्चों से रेप के मामले में पॉक्सो एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सेंट्रल पॉक्सो एक्ट में सेंट्रली अमेंडमेंट करने का प्रावधान शुरू कर दिया है और डेथ पेनल्टी छोटे बच्चों के साथ होने वाले दुष्कर्म के मामलों में जल्दी से जल्दी दिए जाने की कोशिश की जा रही है। मोदी कैबिनेट की कैबिनेट बैठक में पॉक्सो एक्ट में संशोधन को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। इससे पहले महिला और बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी भी सख्ती के संकेत दे चुकी हैं। हम लोग भी चाहेंगे कि पॉक्सो एक्ट को बदल करके जो 12 साल के बच्चे के नीचे के ऊपर अगर कोई इस तरीके से बलात्कार हो तो वी शुड आस्क फॉर द डेथ पेनल्टी। उधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी लगातार रेप की घटनाओं के विरोध में अनशन पर हैं। उन्होंने इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी है और ऐसे मामलों में कड़ी सजा देने की मांग की है, जिससे हर हाल में बलात्कारियों को 6 महीने के अंदर सख्त से सख्त सजा हो। आपको बता दें कि 3 राज्यों ने इस प्रकार की घटनाओं में कड़ी सजा देने के लिए बिल को पास कर दिया है। इनमें मध्य प्रदेश की सरकार ने बीते दिसंबर में बिल को पास किया था, तो वहीं इसके बाद हरियाणा की खट्टर सरकार और राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने भी ऐसे ही प्रावधानों को पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने महाभियोग प्रस्ताव लाया है। अधूरी तैयारी के साथ लाए इस प्रस्ताव में कांग्रेस में ही फूट दिख रही है। वहीं कांग्रेस का ये प्रस्ताव बीजेपी के निशाने पर है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्र के खिलाफ कांग्रेस की अगुवाई में 7 विपक्षी दलों का महाभियोग प्रस्ताव सामने आया तो सियासी कोहराम मच गया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में विपक्ष ने 71 सांसदों के हस्ताक्षरों के साथ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू को सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि चीफ जस्टिस संविधान की मर्यादा को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कि अगर संविधान का कोई भी ढांचा खतरे में आ जाए तो उसकी रक्षा करना हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक कर्तव्य है। आज हम वो कर्तव्य निभाने जा रहे हैं। महाभियोग प्रस्ताव में कांग्रेस ने सीजेआई पर कई आरोप लगाए हैं, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस अपने पद की गरिमा कायम नहीं रख सके। प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट केस में सीजेआई ने न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार किया। जमीन अधिग्रहण और फर्जी एफिडेविट के भी आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट में मास्टर रोस्टर को संवैधानिक रूप से नहीं लगाया गया। साथ ही कई संवेदनशील मामले चुनिंदा बेंच को सौंपना शामिल है। महाभियोग प्रस्ताव में कांग्रेस के आरोपों के साथ सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, बीएसपी, मुस्लिम लीग और एसपी शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर उनके ही नेता पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, वीरप्पा मोइली और सहयोगी साथ नहीं हैं। लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल ने इस प्रस्ताव से दूरी बना ली है। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 71 सांसदों में से 7 रिटायर हो चुके हैं। इस तरह से प्रस्ताव के लिए 64 सांसदों का समर्थन हासिल है। हालांकि इस प्रस्ताव से पहले उनके बीच की फूट दिखने लगी। कोई निर्णय आ जाए, वो आपको पसंद ना आए, उसको लेकर आप
ऐसी चर्चा करें कि कोर्ट का विरोध है या कोर्ट का विरोध करने कोई जा रहा है, तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। कोर्ट का जो भी निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है, उसको स्वीकार करना होता है। I can't say anything because I didn't know. I'll have to go and find. वहीं कांग्रेस के इस कदम पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। तो कांग्रेस ऐसा कुछ करेगी तो देश न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी इस बात को समझेंगे कि न्यायपालिका का सम्मान करना सबों का कर्तव्य है। जिस तरीके से भारत में न्यायपालिका का राजनीतिकरण करने की कोशिश हो रही है और जो इसकी आधारशिला अंबेडकर जी ने डाली थी, उसको कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश हो रही है। और दुखद विषय है कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है और कुछ दल जो कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़े हैं, उन लोगों के पास जब राजनीतिक जमीन उनके पांव के तले से खिसक रही है और इस देश के लोगों का उनको सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा, तो वो इस तरीके की हरकतों में उलझे हुए हैं। दरअसल जस्टिस लोया की मौत की नए सिरे से जांच कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने याचिका देने वालों पर सख्त टिप्पणी भी की थी। फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस दीपक मिश्रा भी शामिल थे। इस फैसले को कांग्रेस ने लोकतंत्र के लिए इतिहास का सबसे काला दिन बताते हुए सीजीआई के खिलाफ महाभियोग का अभियान शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब ये भी जान लीजिए कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव कितना कारगर होगा, ये भी देख लीजिए। सीजीआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। इसके बाद ये प्रस्ताव राज्यसभा के चेयरमैन या लोकसभा स्पीकर को सौंपना पड़ता है। अगर लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन इस प्रस्ताव को मंजूर करते हैं, तब आरोप की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के साथ एक न्यायविद शामिल होते हैं। अगर कमेटी जज को दोषी पाती है, तो जिस सदन में प्रस्ताव दिया गया है वहां रिपोर्ट पेश की जाती है। तो सदन में उस पर बहस हो सकती है और बहस के बाद वोटिंग जो होगा उसमें 2/3 ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग उसके पक्ष में वोट करें और टोटल मेंबरशिप का बहुमत उसके पक्ष में वोट करें, तब वो राज्यसभा के द्वारा पारित माना जाएगा और यही रिपोर्ट दूसरे सदन को भेजी जाती है। और लोकसभा में जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है उसके अंतर्गत फिर लोकसभा कमेटी अपॉइंट करेगी। वो कमेटी चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी और अगर वो कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि चार्जेस प्रूव नहीं होते, तो सदन को वैसे ही रिकमेंडेशन देगी और सदन फिर खारिज कर देगा, उसको बात खत्म हो जाएगी। अगर वो कमेटी भी ये पाती है कि हाँ चार्जेस प्रूव्ड हैं, तो फिर सदन में बहस होगी। रिपोर्ट पर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत मिलने पर इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस को हटाने का आदेश दे सकते हैं कि इसके पारित होने के कोई चांस नहीं है दोनों हाउसेज में, और इसका उद्देश्य केवल लगता है दलगत राजनीति से प्रेरित, जो मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब विपक्ष को देखना है कि इस प्रस्ताव पर अपनों की नाराजगी के बीच महाभियोग प्रस्ताव को कितना बल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश के सामने रक्षा चुनौतियों के मद्देनजर एयरफोर्स अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी ताकत भी परख रही है। ऑपरेशन गगन शक्ति के जरिए नॉर्थ ईस्ट में एयरफोर्स की तैयारी कैसी है, आइए आपको दिखाते हैं। तैयार हम जमीन से आसमान तक, तैयार हैं वतन के रखवाले। आसमान से ऊंचे जिनके हौसले हैं, वही हिंदुस्तान के रखवाले हैं। दिन हो या फिर अंधेरी रात हो,
अब तो तैयारी पूरी है। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान की ओर से कभी युद्ध की रणभेरी पहले नहीं बजी और दुश्मनों ने जब भी उस रणभेरी को बजाने की कोशिश की, हिंदुस्तान के रखवालों ने उसकी ईंट से ईंट बजाकर रख दी। ऑपरेशन गगन शक्ति भी उन दुश्मनों के लिए ही एक संदेश है जिनके पंख भारत पर आक्रमण के लिए फड़फड़ाते रहते हैं। ऑपरेशन गगन शक्ति से एयरफोर्स अपनी ताकत परख रही है। एक एक कर सभी एयरबेस को युद्ध के लिए तैयार किया गया है। हर एयरबेस को हर तरह के प्लेन के लिए अपग्रेड किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में भी सभी एयरबेस को अपग्रेड कर लिया गया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण खुद अलग अलग एयरबेस पर पहुंच रही हैं और एयरफोर्स की तैयारियों का जायजा ले रही हैं। एयरफोर्स का अपना ताकत, क्षमता और एयर वॉरियर सब का मेंटल प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस को प्रदर्शन हर दिन दिखा रहे हैं। बधाई देना चाहिए। ऑपरेशन गगन शक्ति के दौरान असम के झबुआ एयरबेस पर गुरुवार को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची थी, जहां वायुसेना के सबसे बड़े मालवाहक जहाज C-17 ग्लोबमास्टर, IL-76, C-130, जे सुपर हरक्यूलिस जैसे विमानों की मदद से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जवानों को उतारने का अभ्यास किया गया। इसके साथ ही युद्ध के दौरान जवानों के घायल होने की सूरत में उन्हें किस तरह की मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी, इसका भी अभ्यास किया गया। ऑपरेशन गगन शक्ति के तहत ही अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर अत्याधुनिक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को भी उतारा गया है। यहां एयरफोर्स ने हर मौसम में बमबारी करने और लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने की तैयारियों को परखा, साथ ही जमीन पर लड़ने की अपनी ताकत का भी मुजाहिरा किया। पश्चिमी सीमा पर अपनी ताकत दिखाने के बाद एयरफोर्स चीन से लगे सरहद पर अपनी ताकत को आजमा रही है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में इस मोर्चे पर एयरफोर्स ने 5000 उड़ानें भरी, जिससे ड्रैगन के हौसले पस्त हो गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एयरफोर्स ने ऑपरेशन गगन शक्ति के तहत बड़े पैमाने पर घायल जवानों के इलाज के लिए ड्रिल की गई, जिसमें जवानों को हॉस्पिटल शिफ्ट करने का तक शामिल रहा। और सुप्रभात। इंडिया में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।